हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी के द्वारा भारत में चलाए जाने वाला प्रथम आंदोलन चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे किस तरह से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह को प्रारंभ किया था और उसमें क्या कामयाबी मिली थी, वो सारे चीज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हूं, महात्मा गांधी का जो जीवन परिचय वाला जो वीडियो है उसमें किस तरह से महात्मा गांधी ने अपने जीवन में संघर्ष किया था और साउथ अफ्रीका में जाके कई सारे आंदोलन किया, कई सारे मूवमेंट किया और वहां पे कई सारे आंदोलन में वो सक्सेस हुए। तो फिर उनको भारत के कई बड़े नेताओं ने उनको भारत आने का न्योता दिया, जिनमें से एक इनका जो गुरु थे, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने इनको भारत आने के लिए न्योता दिया और काफी इनको बोला कि आप भारत आइए। और अंततः महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आ जाते हैं परमानेंटली, यानी अब अस्थायी रूप से महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आ जाते हैं और यहीं पे कुछ करने के लिए वो सोचते हैं। देखिए, जब महात्मा गांधी भारत आए थे वो उस समय उनका जो उम्र था वो 45 साल था। 45 साल के उम्र में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। लगभग में उन्होंने साउथ अफ्रीका में 21 साल तक गुजारे थे अपने जीवन का, यानी 21 साल तक उन्होंने साउथ अफ्रीका में संघर्ष किया था। उसके बाद वो भारत आ जाते हैं, उस समय उनका उम्र 45 साल होता है। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आते हैं तो वो किस तरह से भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं। 1915 से 1947 के बीच में महात्मा गांधी क्या क्या करते हैं, कौन कौन से आंदोलन करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और उसका क्या परिणाम निकलता है, उसी को हम आधुनिक भारत के इतिहास में 1915 से 1947 के बीच को हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। देखिए, महात्मा गांधी जब भारत आए थे 1915 में, तो वो अब सोच रहे थे यहाँ पे क्या करूं, कैसे काम को स्टार्ट करूं, अपना ये जो आंदोलन, ये सत्याग्रह किस तरह से स्टार्ट किया जाए, कहां से स्टार्ट किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले इनके जो राजनीतिक गुरु थे, ये गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने महात्मा गांधी को सलाह दिया कि कुछ करने से पहले आप क्या करो कि पहले भारत को पहले भ्रमण करो, भारत को घूमो, देखो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और जो प्रॉब्लम आपको अच्छा लगेगा वहीं से आप स्टार्ट करना। तो इनकी सलाह को मान लेते हैं महात्मा गांधी और भारत भ्रमण पे निकल जाते हैं। भारत का उस समय बहुत बड़ा क्षेत्र था, बांग्लादेश था, पाकिस्तान था ये, और पूरा जो आधुनिक भारत जो है, अभी का जो भारत है, वो पूरा का क्षेत्र था। अब महात्मा गांधी भारत के अलग अलग हिस्से में जाकर घूमते हैं और वहां के अलग अलग हिस्सों में प्रॉब्लम को देखते हैं। उस समय देश में कई सारे प्रॉब्लम चल रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का शासन था, लोग त्रस्त थे, कई तरह के ऐसे कानून थे जिसको जबरदस्ती ब्रिटिश सरकार के द्वारा थोपा गया था, जिससे लोग बहुत ही परेशान थे। उसी में से एक जगह है बिहार, ये भारत का राज्य है बिहार। इस बिहार में एक जगह है चंपारण। चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है, अभी 2 डिस्ट्रिक्ट है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। तो ये पश्चिमी चंपारण की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे क्या होता था कि नील की खेती होती थी। उस समय ब्रिटिश सरकार ने एक नियम बना दिया था कि जितने भी वहां के चंपारण के जो किसान हैं उनको नील की खेती करनी पड़ेगी। ये जो नील की, ये जो देख रहे हैं ये पौधा, ये नील का पौधा है। इससे क्या होता है कि कई तरह के डाइज बनाया जाता है कलर करने के लिए, और उस समय इसका यूज किया जाता था, क्योंकि उस समय केमिकल से कोई डाइज तैयार नहीं होता था। तो इस वजह से नील की खेती होती थी और इससे डाइज तैयार किया जाता था और इंडस्ट्रीज में इसको भेजा जाता था।
तो यहाँ पे यानी चंपारण में ब्रिटिश सरकार ने यहाँ के किसानों पर एक कानून बना दिया था कि जिसके पास भूमि है उसको नील की खेती करनी पड़ेगी। इस कानून को तिनकठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। अब ये तिनकठिया पद्धति क्या होता है? देखिए क्या होता है कि भूमि को मेजर करने के लिए कई सारे यूनिट होता है, एकड़ होता है, हेक्टेयर होता है, कई जगह किल्ला होता है, गज होता है। उसी तरह उस समय जो बिहार में जो भूमि का जो मेजर किया जाता था, मापा जाता था, वो बीघा में मापा जाता था। ये एक भूमि का मेजर करने यानी मापने का एक इकाई होता है, बीघा। अभी भी उस क्षेत्र में यही चलता है, बीघा चलता है। तो एक बीघे में क्या होता है? एक बीघे में 20 कट्ठा होता है। एक बीघे में 20 कट्ठा होता है। तो कानून जो बनाया था ब्रिटिश सरकार ने, ये कहा गया था कि जिसके पास 1 बीघा भूमि होगा उसको 3 कट्ठे में नील की खेती करना ही पड़ेगा। ये कंपलसरी था। तो यानी 1 बीघा में कितना होता है? 20 कट्ठा। तो 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में उसको नील की खेती करनी अनिवार्य कर दिया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो इस वजह से इसे कहा जाता है तिनकठिया कानून यानी तिनकठिया पद्धति। लेकिन ये जो तिनकठिया पद्धति जो लागू हुआ था उससे किसान को बहुत ही नुकसान हो रहा था। अब ये नुकसान क्या हो रहा था? पहला नुकसान ये था कि वो जो खेती करते थे नील का, इसका उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। यानी जो व्यापारी लोग होते थे वही इसका मूल्य तय करता था और किसान जो लागत लगाता था उसको सही मूल्य नहीं मिल पाता था। इससे किसान बहुत ही परेशान थे उस क्षेत्र के। दूसरा जो नुकसान हो रहा था वो ये था कि जिस जगह पे नील की खेती होती थी वो जगह क्या होता था? बंजर हो जाता था। यानी भूमि का फर्टिलिटी जो है वो लॉस हो जाता था और भूमि बर्बाद हो जाता था। तो ये देख सकते हैं जिस जगह पे नील की खेती होती थी वो जगह बंजर हो जाता था। इससे क्या होता था कि लगातार जो खेती योग्य भूमि था वो खराब होता जा रहा था। इससे किसान बहुत ही परेशान थे और ब्रिटिश सरकार के पास जो उसके अधिकारी लोग होते थे उसके पास ये लोग जाते थे, लेकिन इनका कोई सुनता नहीं था। तो इस तरह से किसान की परेशानी बहुत ही दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। तो इस परेशानी को देखकर एक शख्स था वहां का जमींदार, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। ये राजकुमार शुक्ल वहां के बहुत बड़े जमींदार थे। इन्होंने जब किसान का परेशानी को देखा तो इन्होंने सोचा नहीं कुछ ना कुछ किसान के हित में कुछ किया जाए। तो इन्होंने ब्रिटिश सरकार के पास गया, यानी जो भी उसके एडमिनिस्ट्रेशन के थे लोग, उनके पास ये राजकुमार शुक्ल गया। उनसे बोला, सर देखिए इनका जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है, इनको मुआवजा नहीं मिल रहा है और इनका जो भूमि है वो भी खराब हो रहा है। तो इनकी जो दयनीय दशा है खराब होता जा रहा है, इसके लिए आप कुछ कीजिए। लेकिन इन्होंने काफी प्रयत्न किया लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। कोई अधिकारी इनकी बात को कुछ भी नहीं करने के लिए सोचा। फिर किसी ने राजकुमार शुक्ल को बताया महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से एक व्यक्ति आए हैं जिनका नाम है महात्मा गांधी। वो कई सारे गरीबों के हित में काम करते हैं और उनके पास जाओ तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को समाधान जरूर करेंगे। तो राजकुमार शुक्ल क्या करते हैं कि महात्मा गांधी के पास पहुंच जाते हैं। अब राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिलने के लिए 1916 में लखनऊ चले जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन चल रहा होता है और महात्मा गांधी वहीं पे कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं। अब ये जो राजकुमार शुक्ल थे ये महात्मा गांधी को पहुंचने से पहले ही वहां पे 1-2 दिन पहले ही पहुंच गया था और वहीं पे बैठा हुआ था, रुका हुआ था कि कब महात्मा गांधी आएंगे। अंततः महात्मा गांधी आ गए और ये उनसे मिलने में भी कामयाब हो गए। इन्होंने सारी बात महात्मा गांधी को बताया
कि वहां पे किसान बहुत परेशान हैं। थोड़ा सा आप चलिए, सारी बात उन्होंने बताया। तो महात्मा गांधी उस समय क्या कर रहे थे कि पूरे देश भ्रमण कर रहे थे, तो उनका कुछ जगह जाने का शेड्यूल था। तो महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल को बताया, ठीक है अभी तो मैं कहीं और भ्रमण के लिए निकल रहा हूं, लेकिन मैं आपके वहां भी जरूर आऊंगा। जो मैं भारत भ्रमण कर रहा हूं तो आपके वहां भी मैं जरूर आऊंगा, फिर देखूंगा। तो इसको यानी राजकुमार शुक्ल जी को महात्मा गांधी ने यह वचन दे दिया था कि मैं आऊंगा। अब इसी कड़ी में जब महात्मा गांधी भारत भ्रमण कर रहे थे तो अब चंपारण का भी शेड्यूल बनाया जाने का। अब महात्मा गांधी 19 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचते हैं और जब वहां पे किसान की स्थिति को देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, अब यहीं से आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए। ये प्रॉब्लम उनको अच्छा लगा और उन्होंने सोचा कि यहीं से अब हम सत्याग्रह यानी आंदोलन इस देश में आजादी के लिए यहीं से करना चाहिए। और महात्मा गांधी चंपारण से अपना सत्याग्रह स्टार्ट कर देते हैं। यानी महात्मा गांधी का पहला आंदोलन बिहार के चंपारण से होता है और ये 1917 से स्टार्ट होता है। अब इस आंदोलन में जो महात्मा गांधी के जो कुछ साथ में थे बड़े बड़े नेता, उनका जो नाम है बृजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवी प्रसाद, जेबी कृपलानी। ये कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ इनमें से कौन से नेता थे। तो अब जब महात्मा गांधी इस किसान की सारी प्रॉब्लम को सुनते हैं तो कुछ करने के लिए सोचते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी क्या थे, एक वकील थे। उनको अच्छी तरह से पता था किस तरह से कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। तो महात्मा गांधी ब्रिटिश ऑफिसर के पास पहुंचते हैं सारे प्रॉब्लम लेके, उनसे कहते हैं, नहीं मानते हैं तो वहीं पे आंदोलन करते हैं और लगभग में कई महीनों तक ये आंदोलन चलता है और अंततः किसानों को हक दिलाने में महात्मा गांधी कामयाब हो जाते हैं। इस तरह से वहां पे तिनकठिया पद्धति को खात्मा हो जाता है और साथ में किसानों को मुआवजा दिलवाते हैं और इस तरह से पूरे देश के किसानों का महात्मा गांधी के प्रति काफी निष्ठा बढ़ जाती है। यानी पूरे देश में फैल जाता है किसानों में कि एक व्यक्ति, एक ऐसा शख्स है जो किसानों के बारे में सोचते हैं, गरीबों के बारे में सोचते हैं। तो इस वजह से महात्मा गांधी बहुत ही दिन प्रतिदिन और फेमस होते गए। इसके बाद महात्मा गांधी लगातार कई सारे आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो ये था पहला आंदोलन महात्मा गांधी का, यानी पहला सत्याग्रह जो उन्होंने चंपारण से स्टार्ट किया था 1917 में। थैंक यू। अभी के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे महात्मा गांधी का दूसरा आंदोलन कौन सा था उसके बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर भी करें और साथ में अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।